हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक हैं? चलिए आज हम बात करेंगे कि स्पेसिफिक हीट को लोअर टेम्परेचर पर एक्सप्लेन करने के लिए जो लास्ट मॉडल है और जो सही मॉडल है वो है डेवाई मॉडल। एक्चुअली स्पेसिफिक हीट का एक्सप्लेनेशन पिछले 3 मॉडलों से चल रहा है और तीनों मॉडलों में कोशिश की गई कि हायर टेम्परेचर और लोअर टेम्परेचर पर आपको स्पेसिफिक हीट का बिहेवियर इन सॉलिड में बता दिया जाए। लेकिन ड्यूलॉक और पेटिट ने जो रूल दिया या जो एक्सपेरिमेंट किया, हमारे आइंस्टीन साहब ने जो बातें बताई, उन सब में हायर टेम्परेचर के लिए स्पेसिफिक हीट लगभग 3R के इक्वल आ रही थी, लेकिन लोअर टेम्परेचर के लिए वो एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं दे पा रहे थे। क्यों नहीं दे पा रहे थे? क्योंकि ड्यूलॉक पेटिट साहब ने तो बता दिया था कि भैया लो टेम्परेचर हो या हाई टेम्परेचर हो, स्पेसिफिक हीट रहेगी 3R ही, जबकि वो गलत है। केवल हायर टेम्परेचर पर 3R रहती है। जो नीचे वाला टेम्परेचर है, जो लोअर टेम्परेचर है, उसमें प्रोपोर्शनल टू T क्यूब जाती है, T फॉर टेम्परेचर। बात करें आइंस्टीन मॉडल की, तो उसने ये समझाने की कोशिश की कि भैया जो ऊपर वाला आपका टेम्परेचर है उस पर तो लगभग 3R के ही रहेगी, लेकिन नीचे वाला जो टेम्परेचर होगा, लोअर टेम्परेचर, उस पर स्पेसिफिक हीट एक्सपोनेंशियली डिके करेगी, जो कि गलत है। अब इन दोनों की समस्याओं को समझते हुए अब सॉल्यूशन कर रहे हैं हमारे डिवाइसर। तो चलिए हम डिवाइसर, अरे दवाई नहीं बोल रहे हैं भैया, डिवाई बोल रहे हैं, ठीक है? ओके, चलिए डिवाइसर लिख देते हैं हम अभी, डिवाई मॉडल। ओके, चलिए साहब, हिंदी में भी आप लिख सकते हो डिवाई मॉडल। दवाई नहीं है, डिवाई है। डिवाई मॉडल ने भी अपने कुछ एजम्पशन किए, कुछ मान्यताएं मानी और कुछ अभिधारणाएं जिसको कह सकते हैं, और उसने कहा कि देखो सॉलिड की जो स्पेसिफिक हीट है उसको समझने से पहले ये 2-3 बातें आपको ध्यान रखनी है। पहली कौन सी बात मानी? पहली बात उन्होंने मानी कि भैया ये जो आइंस्टीन ने कहा था कि आपके जो सॉलिड में टेम्परेचर को बढ़ाने पर जो ऑसिलेशंस होते हैं या जो ऑसिलेशन करने वाले ऑसिलेटर्स हैं, दोलक हैं, वो सिंगल नहीं होते, वो इंडिपेंडेंट नहीं होते, वो स्वतंत्र नहीं होते, वो होते हैं युग्मित, कपल्ड ऑसिलेटर की तरह, जो कि आपने वेव एंड ऑसिलेशन में पढ़ा है। कपल्ड ऑसिलेटर का मतलब क्या होता है कि किसी भी एक एटम का ऑसिलेशन उसके पड़ोस वाले एटम को अफेक्ट करता है। तो इन दोनों के एटम का जो प्रभाव है वो एक दूसरे पे पड़ता है, इसलिए क्या कहते हैं इसको, कपल्ड ऑसिलेटर। और डिवाई की ये कंडीशन थी कि जितने भी हमारे सॉलिड के ऑसिलेटर होंगे वो कैसे होंगे, युग्मित होंगे, कपल्ड होंगे। तो पहली लाइन लिख देते हैं हम, इस मॉडल के अनुसार सभी एटम, या ठोस के लिख दो, ठोस के सभी एटम युग्मित दोलक, कपल्ड ऑसिलेटर, युग्मित दोलक की तरह व्यवहार करते हैं। चलो साहब, एक बात तो ये हो गई। अब दूसरी बात बहुत अच्छी मानी उन्होंने। दूसरी बात कही कि भैया जो आप मीडियम ले रहे हो ना, जो सॉलिड ले रहे हो आप, जिसमें एक्सपेरिमेंट वगैरह कर रहे हो, जिसमें स्पेसिफिक हीट को देख रहे हो, वो एक तो होगा आइसोट्रोपिक, मतलब समदैशिक होगा, एक होगा समांगी होमोजेनियस, और एक होगा कंटिन्यूस, मतलब सतत। क्या है मतलब? उन्होंने कहा कि एक तो होगा आपका जो मीडियम है, आपका जो ठोस है, ठोस को समदैशिक, मतलब पता है इसका, समान दिशाओं में, मतलब सभी दिशाओं में समान, ये इसका मतलब होता है। अभी और इसको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, और यदि आपको जल्दबाजी है तो कर दें। समदैशिक का मतलब क्या है, आइसोट्रोपिक का मतलब क्या है कि सॉलिड की कोई भी प्रॉपर्टी को यदि हम रीड करें, स्टडी करें या समझें, तो वो सॉलिड की सभी दिशाओं में एक जैसी होनी चाहिए। प्रॉपर्टी का मतलब कोई भी गुण हो सकता है। आया कुछ समझ में? किसी भी दिशा में जाओगे तो वो प्रॉपर्टी अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन चेंज नहीं होगी, सभी दिशाओं में एक जैसी रहेगी। इसका मतलब समदैशिक प्रॉपर्टी है। तो ठोस को समदैशिक माना।
एक माना समांगी। समांगी का मतलब क्या है कि भैया पूरा जो आपका ठोस है वो होमोजीनियस है, बराबर है, इक्वल है, एक जैसा है। ऐसा नहीं है कि कहीं की डेंसिटी कम है कहीं की डेंसिटी ज़्यादा है, ऐसा कुछ नहीं है, एक जैसा है। और तीसरा माना उन्होंने कंटिन्यूस, जिसको हम कहेंगे सतत। क्या कहेंगे जिसको? सतत। और ये जो है ठोस को समदैशिक समांगी सतत माना। सतत का मतलब क्या है कि जो ठोस है वो एक जैसे का है, एक एटम के बाद एक एटम के बाद, मतलब जो एटम्स हैं वो रेगुलर वे में या कंटिन्यूस वे में अरेंज हैं। और हालांकि ये थोड़ा सा ठीक नहीं था, उसका कारण उन्होंने दिया कि जो वेव्स होती हैं, ट्रांसवर्स वेव जो इसमें मोशन करती हैं, उनकी वेव लेंथ एटम के बीच की जो डिस्टेंस उससे बहुत ज़्यादा है, इस वजह से सतत माना। बाकी का आप खुद देखें, एटम्स के बीच में गैप तो होता ही है, तो सतत तो है ही नहीं, लेकिन फिर भी उन्होंने एक और एजम्पशन मान के इसको प्रूफ कर दिया था। चलिए, अब तीसरी जो मान्यता है वो जो हम पहले से जानते हैं, जो आइंस्टीन साहब ने भी मानी थी, मानी क्या जो होती भी है कि कुल विधाओं की संख्या, कुल विधाओं की, और हमने समझने के पर्पज से आपको बताया था कि विधा को आप तरीके मान लें। क्या मान लें आप? तरीके। तो एक एटम जो है यदि एक डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रहा है तो उसके वाइब्रेट करने के तरीके कितने हैं? एक। यदि हमारे पास एक्स वाई जेड 3 डायरेक्शन है तो वाइब्रेट करने के कितने तरीके हैं? 3। इसका मतलब एक एटम की नॉर्मल मोड की फ्रिक्वेंसी कितनी है या नॉर्मल मोड की संख्या कितनी है? 3। हमारे पास n एटम है तो 3। ठीक है, ये हमने पहले भी डिस्कस किया था। और उसने क्या माना? उन्होंने माना कि सभी दोलक, ये जो युग्मित दोलक बनाए ना उन्होंने, आइंस्टीन साहब ने क्या कहा? आइंस्टीन साहब ने तो कहा था कि सभी दोलक समान फ्रिक्वेंसी से मोशन करते हैं, ऑसिलेशन करते हैं, जबकि हमारे डबाई भाई साहब ने कहा कि सभी दोलक 0 से ओमेगा डी, ये क्या है? डिवाई कट ऑफ फ्रिक्वेंसी। सभी दोलक 0 से ओमेगा डी तक किसी भी आवृत्ति से दोलन कर सकते हैं। इस बात को समझना, मतलब ये है कि उनकी आवृत्ति दोलन करने की अलग अलग हो सकती है, लेकिन होनी 0 से ओमेगा डी तक चाहिए। और ओमेगा डी क्या है? ये है डिवाई कट ऑफ फ्रिक्वेंसी। क्या है ये? डिवाई अंतक आवृत्ति। क्या है ये? डिवाई अंतक आवृत्ति या डिवाई कट ऑफ फ्रिक्वेंसी। ये हो गए 4 एजम्पशन। और लास्ट में एक और कहा कि भैया बात ऐसी है, जो सॉलिड में 2 वेव हैं, एक ट्रांसवर्स वेव और एक लॉन्गिट्यूडनल वेव, एक अनुप्रस्थ तरंग है और एक अनुदैर्ध्य तरंग है, दोनों का जो फ्रिक्वेंसी है वो कैसा रहता है? सेम ओमेगा डी रहता है। बात आया? क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे कि अनुप्रस्थ तथा लॉन्गिट्यूडनल अनुदैर्ध्य तरंगों के लिए ओमेगा डी डिवाई फ्रिक्वेंसी सेम रहती है। ये ध्यान रखें आप, क्या रहती है? डिवाई की फ्रिक्वेंसी रहती है सेम। ओके, तो ये 5 एजम्पशन हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, जो आपको बता दी गई और आपको याद भी होने चाहिए। आप जानते हैं, वैसे हमारी अभी आपको हमने पूरा वेव पढ़ाया है, तो आपको समझा दिया था कि अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य का मतलब क्या है, कि वेव की प्रोपगेशन की डायरेक्शन में, वेव के संचरण की डायरेक्शन में यदि ऑसिलेशन हो रहे हैं तो वो होगा लॉन्गिट्यूडनल या अनुदैर्ध्य, और यदि वेव के प्रोपगेशन की डायरेक्शन मतलब संचरण की दिशा के लंबवत ऑसिलेशन हो रहे हैं तो वो होगा ट्रांसवर्स वेव। ओके, तो ये हमने 5 एजम्पशन मान लिए। अब हमने क्या देखा? हमने देखा कि ओमेगा से ओमेगा प्लस डी ओमेगा आवृत्ति रेंज में, फ्रीक्वेंसी रेंज में मतलब प्रास में, कुल कंपन विधाओं की संख्या, कुल विधाओं मतलब मोड्स, टोटल नंबर ऑफ मोड, कुल विधाओं की संख्या, और उन्होंने जो संख्या मानी वो मान ली जेड ओमेगा और डी ओमेगा।
ओके, ये उन्होंने क्या मानी, संख्या किसके बीच में, ओमेगा से ओमेगा प्लस डी ओमेगा के बीच में। लेकिन हमारी आवृत्ति तो 0 से ओमेगा डी तक है, तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं कि 0 से ओमेगा डी तक यदि है और जेड ओमेगा डी ओमेगा होगा तो ये 3n के बराबर आएगा। मतलब ये तो इस रीजन में संख्या है नंबर ऑफ मोड्स की, मतलब मोड विधाओं की संख्या है ओमेगा से ओमेगा प्लस डी ओमेगा में। लेकिन हम ओमेगा ओमेगा छोड़ो, हम तो 0 से लेके ओमेगा डी तक देखें तो टोटल विधा कितनी आएंगी, 3n। तो हमने इस तरह से कर दिया। हमारा कंसर्न इसको लेके बिल्कुल नहीं है, हमारा बस इतना बताना है कि यदि आप जेड ओमेगा में डी ओमेगा का मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कहलाती है कुल विधाओं की संख्या। और यदि आप जेड ओमेगा लिखते हैं, या ये कह सकते हैं जेड ओमेगा डी ओमेगा में डी ओमेगा का भाग लगाते हैं, तो ये कहलाता है विधा घनत्व। क्या कहलाता है जी, विधा घनत्व। तो ये जो विधा घनत्व है ये प्रोपोर्शनल होता है ओमेगा स्क्वायर के। किसके प्रोपोर्शनल होता है, ओमेगा स्क्वायर के। और यदि आप एक ग्राफ ड्रॉ करना चाहो तो ओमेगा और जेड ओमेगा के बीच में, तो सर डिवाई मॉडल की बात कर रहे हैं तो हमारी 0 से लेकर ओमेगा टी तक ही हो सकता है। तो ये तो हो गया 0, ये हो गया ओमेगा डी। इसका मतलब जो खेल करना है आपको वो ओमेगा डी तक ही करना है, इसके बाद की फ्रिक्वेंसी इसमें नहीं है। तो ये क्या है जी, ये प्रोपोर्शनल टू ओमेगा स्क्वायर है। तो इस तरीके से ये लो जी, क्या हो गया, ये प्रोपोर्शनल टू जो स्क्वायर का बनता है वो हमने डिजाइन कर दिया। तो ये इसका आप लिख सकते हैं, ये क्या है, विधा घनत्व। ठीक है। वैसे अब तक आरपीएससी में जितने भी क्वेश्चन आए हैं डिवाई मॉडल से वो प्रोपोर्शनल टू टी क्यूब के ही आए हैं कि लोअर टेम्परेचर पर डिवाई मॉडल में हमारी जो स्पेसिफिक हीट है वो किसके प्रोपोर्शनल होती है, टी स्क्वायर टी क्यूब के। तो टी क्यूब आंसर है। लेकिन ध्यान रखना कभी कभार वो 1D 2D और 3D भी दे देता है। यदि 3D है तो टी क्यूब के, 2D है तो टी स्क्वायर के और 1D है तो टी के। अभी हम बात भी करेंगे। ठीक है, यहाँ तक बात आपको समझ में आया। चलिए अब एक ओमेगा डी जो फ्रिक्वेंसी है, ओमेगा डी डिवाई की फ्रिक्वेंसी, उसका वैल्यू आता है 18n पाई स्क्वायर बाई वी। वी क्या है, वी है क्रिस्टल का आयतन, 1/3 और एक आता है 2/VTQ वेलोसिटी ऑफ ट्रांसवर्स वेव प्लस 1/VLQ वेलोसिटी ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव की पावर -1/3। ये एक रिलेशन है किसका, ओमेगा डी का, मतलब डिवाई फ्रिक्वेंसी का। ये आपको याद रखना है और लिखना भी है। ठीक है, इसके डेरिवेशन में यदि हम जाएंगे तो ये लेक्चर 2-3 घंटे का हो जाएगा, वो हमारा बिल्कुल कंसर्न नहीं है जाने का। हमारा केवल आपको ये बताना है कि डिवाई की जो स्पेसिफिक हीट है वो किस तरह से एक्सप्लेन की गई, और वही हमारा मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ओमेगा डी आप थोड़ा सा देख लें। चलिए साहब, आपको थोड़ा सा और लेके चलते हैं। यदि हमको, चलिए आ जाओ साहब, क्या देख पा रहे हैं हम सर, इसमें भी हम निकालते हैं औसत, या पूरा लिख लो, दोलकों की औसत ऊर्जा इसमें भी निकालते हैं। दोलकों की औसत ऊर्जा, दोलकों की औसत ऊर्जा इसमें भी निकाली जाती है, और उसमें भी वही आंसर आता है जो आइंस्टीन में आता है, h क्रॉस ओमेगा/2। ये है 0 पॉइंट एनर्जी जिसके बारे में बात हो चुकी थी, और ये यहीं से आई थी, h न्यू से h ओमेगा/2 पाई, h/2 हो गया h क्रॉस ओमेगा, लेकिन क्वांटम में क्या होती है, n+12 h क्रॉस ओमेगा। ठीक है, चलिए प्लस h क्रॉस ओमेगा e की पावर h क्रॉस ओमेगा/kBT-1। ठीक है, इस तरीके से निकाली थी। चलिए साहब, अब हम देखते हैं एट हाई टेम्परेचर पर, यदि CB देखी गई तो लगभग किसके बराबर प्राप्त हुई, 3R के बराबर। किसके बराबर प्राप्त हुई, 3R के बराबर। और एट लोअर टेम्परेचर देखें
तो हमको जो सी भी मिला वो मिलेगा 12/5 पाई स्क्वायर आर टी अपॉन थीटा का क्यूब। और यदि और भी अच्छी तरीके से देखने की कोशिश करो, अच्छी तरीके से मतलब काम की चीज़ है ये, ध्यान रखना ये है 3D के लिए, ठीक है। एक न्यूमेरिकल आपकी बुक में मिल जाएगा यदि आप देखोगे तो। यदि 2D है, क्या है 2D, तो वहाँ जो स्पेसिफिक हीट है वो होगी प्रोपोर्शनल टू कितना, T स्क्वायर के। और यदि 1D है तो किसके प्रोपोर्शनल होगी, T के, ठीक है। हाँ जी, यदि 2D है तो आप CB प्रोपोर्शनल टू लिखोगे T अपॉन थीटा D का होल स्क्वायर। और यदि 1D है तो आप CB प्रोपोर्शनल टू लिखोगे T अपॉन, ये पढ़ लेना आप, ठीक है, सीधा मत करके आना, 1D 2D 3D देख लेना वहाँ पे। एक फॉर्मूला होता है थीटा डी का डिवाइड टेम्परेचर, इसको कहते हैं, कल हमने आइंस्टीन टेम्परेचर पढ़ा था थीटा ई, जिसका था वैल्यू ओमेगा अपॉन के बी, ठीक है, ये था आइंस्टीन टेम्परेचर। ऐसे ही बिल्कुल सिमिलर वे में, लेकिन यहाँ तो डिवाइड फ्रिक्वेंसी आएगी अपॉन के बी। और ओमेगा डी निकालना चाहें तो थीटा डी के बी अपॉन एच क्रॉस। तो हमारा अब क्या निकालना है, थीटा डी निकालने का टारगेट है, और एच क्रॉस क्या लिख दोगे, ओमेगा अपॉन के बी। लेकिन ओमेगा डी अभी हम लिख के आए हैं, कितना लिख के आए हैं, 18 n पाई स्क्वायर v की पावर 1/3 2 अपॉन वी टी क्यूब प्लस 1 अपॉन बी एल क्यूब की पावर -1/3, ठीक है। इस टाइप से हम लिख के आए हैं। तो ये है हमारा डिवाई मॉडल, और हमको आपको ये समझाना है, और एक ये वाला, ठीक है, ये दोनों ही, और ये भी कल हमने जो बताया था ये भी इम्पोर्टेंट है। चलिए, आपको क्या होगा, आपको फ्रिक्वेंसी दी जाएगी और आपको थीटा ई या थीटा डी निकलवाता है। अब तक यदि न्यूमेरिकल आने के चांसेस बनेंगे आपके, मतलब न्यूमेरिकल अप्रोच वाला कोई क्वेश्चन बनेगा तो बनेगा थीटा डी से या थीटा ई से, 100% श्योर मानो आप लोग, क्योंकि इतने बड़े फॉर्मूले से कभी क्वेश्चन नहीं बन सकता। केवल यहाँ ध्यान रखें, आपको ओमेगा यदि 20 रेडियन पर सेकंड दिया है, अभी हम क्वेश्चन ले भी लेंगे, तो ओमेगा की वैल्यू रखनी है। फिर यहाँ पे इस्तेमाल करना है एच क्रॉस, ठीक है। एच का फुल फॉर्म क्या होता है, 6.62 × 10⁻24 ये होता है। यदि एच क्रॉस की बात करेंगे तो आई थिंक 1.054 करके कुछ वैल्यू होती है, आप चेक कर लेना, ठीक है। लेकिन यदि वो देता है हर्ट्ज में तो आप थीटा ई इस्तेमाल करोगे एच न्यू बाई के बी, ये है जब ये दिया जाए हर्ट्ज में, ठीक है, न्यू। और इस तरह से इसी को भी इस्तेमाल करोगे, थीटा डी बराबर एच क्रॉस न्यू डी डिवाइड फ्रिक्वेंसी इन हर्ट्ज। न्यू डी क्या है लिख लेना, डिवाइड फ्रिक्वेंसी इन हर्ट्ज, ठीक है। आप नोट करो, फिर आपको आगे लेके चलते हैं। हाँ जी, कुछ छोटे छोटे न्यूमेरिकल देखो जो आ सकते हैं। यदि आइंस्टीन फ्रिक्वेंसी, ठीक है, आप आइंस्टीन आवृत्ति भी लिख सकते हैं। यदि आइंस्टीन फ्रिक्वेंसी 12 × 10⁻14 हर्ट्ज है, तो आइंस्टीन टेम्परेचर कैलकुलेट करो, आइंस्टीन ताप निकालो। फॉर्मूला आपको बता दें हम, थीटा टी बराबर एच क्रॉस ओमेगा आइंस्टीन अपॉन के बी, लेकिन आपको हर्ट्ज में दी है तो आप एच क्रॉस इस्तेमाल ना करके एच न्यू इस्तेमाल करो, दैट इज के बी। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपको सिमिलर वे में दिया जा सकता है कि एट थीटा डी डिवाइड टेम्परेचर 300 केल्विन पर, या पर तो इसका मतलब है ही एट का, थीटा बराबर 300 केल्विन पर ओमेगा डी डिवाई आवृत्ति का मान याद करो। अब इम्पॉर्टेंट ये है कि यदि ओमेगा डी पूछा है, मतलब आपके ऑप्शन में भी हर्ट्ज है, आपके ऑप्शन में भी हर्ट्ज है तो आप, अरे डी नहीं ई आएगा, आपके ऑप्शन में भी हर्ट्ज दे रखा है तो आप ऊपर वाला फॉर्मूला ही इस्तेमाल करोगे, ये वाला। और यदि आपके फॉर्मूले में हर्ट्ज ना होके रेडियन पर सेकंड के नाम से है तो आप वहाँ इस्तेमाल करोगे एच क्रॉस ओमेगा डी बाई
के बी, ठीक है। चलिए, तो वही हमको न्यू निकालना है, तो के बी इंटू थीटा डी अपॉन एच। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ के? वैल्यू ऑफ के 1.38 10⁻⁻23। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ थीटा डी? दैट इज 300 केल्विन। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एच? 6.62 10⁻34। सिमिलरली यहाँ भी आप ऐसी वैल्यूज रख दोगे। What is the value of H? 6.62 10⁻34. What is the value of nu E? That is the Einstein frequency, 12 10⁻14 Hertz upon kb 1.38 10⁻23। कैलकुलेशन करोगे तो देख लेना, ये -11 आ रहा है और वहाँ से 3 बचेगा, तो बहुत आसानी से करीबन 1400 के आसपास ही आ जाएगा केल्विन में, और बाकी का ये भी आप कैलकुलेशन कर लेना, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ छोटे छोटे न्यूमेरिकल आ सकते हैं। अब देखते हैं हम थर्मल कंडक्टिविटी। अब हमारा जो टॉपिक है वो है जालक ऊष्मा चालकता, मतलब लेटिस थर्मल कंडक्टिविटी। सबसे पहले ये समझना होगा कि थर्मल कंडक्टिविटी क्या होती है। एक बार हम आपको बता दें कि हमने 11वीं क्लास में थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर में थर्मल कंडक्टिविटीज़ को काफ़ी अच्छे तरीके से समझाया था, और उसका जो टेम्परेचर ग्रेडियंट था उसके बारे में भी कई सारे न्यूमेरिकल करवाए थे। एक वहाँ रेजिस्टेंस की तरफ से कुछ आया था। तो इस तरीके से थर्मल कंडक्टिविटी की बेसिक नॉलेज आपको होगा, और यदि नहीं है तो देखो ध्यान से। जब किसी रॉड को गर्म किया जाता है, फॉर एग्जांपल यहाँ हमने एक मोमबत्ती जलाई, इस रॉड को गर्म कर रहे हैं, तो यदि मेटल की रॉड है तो उसमें यहाँ से यहाँ तक, मतलब जहाँ से वो गर्म होना चालू हो रही है और एंड सिरे तक ऊष्मा जाएगी। और ऊष्मा जाने के दो तरीके हैं, या ऊष्मा का जो फ्लो है वो दो तरीके से होगा। पहला, उसमें जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है वो हीट को आगे ट्रांसफ़र करने में अपना कंट्रीब्यूशन देंगे, और दूसरा, वहाँ के जो एटम्स हैं वो कंपन करते हैं, और कंपन की वजह से जो हीट ट्रांसफ़र होता है। लेकिन हम नॉन मेटल्स की बात करें तो नॉन मेटल्स में यदि हम किसी भी चीज़ को गर्म कर रहे हैं, मतलब अधातु है, तो अधातु में मुक्त इलेक्ट्रॉन तो है नहीं, लेकिन नॉन मेटल्स में जो हीट का ट्रांसफ़र है वो बहुत छोटे लेवल पे होता है। हमको पता है बहुत ज़्यादा लेवल पे नहीं होता, हीट कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा नहीं होती, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत होती है। तो वो जो भी थोड़ी बहुत है वो लेटिस में कंपन के कारण है, या ये कह सकते हैं कि फोनोन के कारण है, ठीक है। लेटिस में कंपन जो होता है और जो उसमें हीट का ट्रांसफ़र होता है वो ध्वनि के वेग से होता है, और ध्वनि का क्वांटा है फोनोन। तो फोनोन माना जाता है कि रिस्पॉन्सिबल है इस थर्मल कंडक्टिविटी के लिए। तो कुल मिला के हम क्या लिख सकते हैं? कुल मिला के हम लिख सकते हैं, पहले तो टॉपिक लिख दो, लेटिस थर्मल कंडक्टिविटी, ठीक है। और हिंदी में क्या लिखोगे? जालक ऊष्मा चालकता। आपको बता दें इसको K से रिप्रेजेंट करते हैं, और यदि स्पेशली लेटिस थर्मल कंडक्टिविटी की बात करोगे तो यहाँ आपको लेटिस भी लिखना पड़ेगा, ओके। तो K जो है किसी भी नॉन मेटल की या मेटल की, टोटल K जो है वो दो चीज़ों से मिलके बनी है, K लेटिस प्लस K इलेक्ट्रॉनिक या E, ठीक है, दोनों का मतलब है। लेकिन एट रूम टेम्परेचर देखें या लोअर टेम्परेचर देखें, एट रूम टेम्परेचर, और वैसे हमारा जो सॉलिड स्टेट फिजिक्स की बुक में जो डिस्कस करने का टॉपिक है वो के लेटिस ही है, ठीक है। तो एट रूम टेम्परेचर पे देखा गया कि इलेक्ट्रॉन का या के ई लगभग नगण्य के बराबर है। बात को समझना, इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन लगभग नेग्लिजिबल हो जाता है, तो के कारण जो इलेक्ट्रॉन के कारण जो कंडक्टिविटी है उसको हम लगभग नगण्य मान लेते हैं, ऐसा कहा गया। लेकिन हमको तो जो डिस्कस करना है वो है के लेटिस, और इसको हम के फोनोन भी कह सकते हैं, ओके। चलिए, इसका जो फॉर्मूला आता है वो आता है 1/3 सी बार लैम्बडा और सी वी। व्हाट इज़ द सी बार, व्हाट इज़ द लैम्बडा, व्हाट इज़ द सी वी? सी वी से तो आप परिचित हैं, दैट इज़ द स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड। व्हाट इज़ द लैम्बडा? दैट इज़ द मीन फ्री पाथ, माध्य मुक्त पथ। व्हाट इज़ द सी बार? दैट इज़ द
एवरेज वेलोसिटी ऑफ फोनॉन, फोनॉन जिस वेलोसिटी से, जिस औसत वेग से गति कर रहे हैं वो है सी बार। तो के लेटिस या के फोनॉन जो है 1/3 सी बार लैम्बडा सी बी। ओके, चलिए साहब आगे बढ़ते हैं। यहाँ हमारा जो पॉइंट है वो ये है कि यदि हम जैसे 1/c देखें या के लेटिस देखें, ठीक है, वैसे देखो बुक्स में तो ये सब दे नहीं रखा जो अब लिखवाया जा रहा है, लेकिन फिर भी आपको कोशिश कर रहे हैं कि चीज़ थोड़ी सी क्लियर हो। ये माना जाता है कि हम बात करें एट हाई टेम्परेचर, तो हाई टेम्परेचर पर जो हमारी लैम्बडा है माध्य मुक्त पथ, ये प्रोपोर्शनल होता है 1/t के। और एट हाई टेम्परेचर पर हम पढ़ के आए हैं कि हमारा जो Cb है वो बराबर होता है 3R के, मतलब हमारा जो Cb है वो प्रोपोर्शनल है t की पावर 0 के, टाइम पे डिपेंड, सॉरी टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता। अब दोनों का देखें तो k जो फोनॉन आता है या k जो लेटिस आता है वो आता है, जरा देखना क्या आ रहा है, ये आ रहा है प्रोपोर्शनल टू 1/t, क्योंकि ये तो है 0 और ये है 1/t। तो हम ये कह सकते हैं कि हाई टेम्परेचर पर जो के लेटिस है या के फोनॉन है या थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ लेटिस है ये 1/t के प्रोपोर्शनल होती है, अब टेम्परेचर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। अब हम देखते हैं एट लोअर टेम्परेचर। हाँ जी, अब हमारा टॉपिक है एट लोअर टेम्परेचर व्हाट इज़ द बिहेवियर ऑफ के फोनॉन या के लेटिस। तो के फोनॉन का जो बिहेवियर है वो है फोनॉन, चलो सर Cb जो है एट लो टेम्परेचर आपको पता है कि TQ के प्रोपोर्शनल है, और लैम्बडा जो होता है लो टेम्परेचर पे होता है, टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता। तो ऐसे केस में जो के लेटिस डिस्कस किया जाएगा वो डिस्कस किया जाएगा प्रोपोर्शनल टू T³ से। यहाँ से एक बात पता चल गई, क्या पता चल गई कि लोअर टेम्परेचर पर या लोअर टेम्परेचर की रेंज में जब टेम्परेचर बढ़ाओगे तो K बढ़ेगा, लेकिन हायर टेम्परेचर की रेंज में जब K टेम्परेचर बढ़ाओगे तो K घटेगा। तो इस तरीके का एक हमको ग्राफ मिलता है किस किस के बीच में, टेम्परेचर और K के बीच में, कि पहले तो सर ग्राफ बढ़ेगा फिर ग्राफ घट जाएगा। तो लोअर टेम्परेचर तो ग्राफ क्या होता है, बढ़ता है, फिर मैक्सिमम होके घटता है। ये है K का ग्राफ। ये हो गई आपकी थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ लेटिस। लेकिन यदि आपने कभी नेट वगैरह की तैयारी की होगी तो वहाँ एक छोटा सा टॉपिक आता है, ये है हमारे जो CBH JPH जो हमारे ग्रेजुएशन लेवल पे जितनी भी बुक्स चलती हैं, जितने भी स्टेट में चलती हैं, सब में इतना ही एक्सप्लेन होके मिलता है। लेकिन यदि आप थोड़ा सा एडवांस स्टडी करोगे, बब्बर वगैरह की बुक पढ़ोगे, तो आपको पता चलेगा कि एक और होता है कि इलेक्ट्रॉनिक जो होती है बिल्कुल सिमिलर ऐसे ही 1/3 सी बार लैम्बडा और CV, और यहाँ पे हर चीज़ जो है वो केवल यहाँ इलेक्ट्रॉनिक आ जाएगी, मतलब CV जो है वो इलेक्ट्रॉनिक है। तो हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक जो है एट हाई टेम्परेचर, तो आपको देखने को मिलेगी एट हाई टेम्परेचर पर कि हमारी जो CE है स्पेसिफिक हीट ऑफ इलेक्ट्रॉन है, या इलेक्ट्रॉन के कारण जो स्पेसिफिक हीट है वो मिल रही है प्रोपोर्शनल टू T के। और हमको पता है कि लैम्बडा प्रोपोर्शनल टू होता है, या ऐसा करो C भी लिख लो इसको, ठीक है, इसको सबको E कर लो, जिससे पता चल जाएगा कि हम इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रॉन के कारण जो थर्मल कंडक्टिविटी में कंट्रीब्यूशन है उसकी बात कर रहे हैं। तो CB जो है प्रोपोर्शनल टू T है और लैम्बडा है प्रोपोर्शनल टू 1/T, आपको पता है हाई टेम्परेचर पर। तो यदि हम दोनों का कॉम्बिनेशन देखें तो T से D कैंसिल आउट हो जाता है, तो KE मिलता है प्रोपोर्शनल टू T की पावर 0, ठीक है। लेकिन हम बात करें एट लोअर टेम्परेचर, तो लोअर टेम्परेचर पर जो CB है वो प्रोपोर्शनल है किसके, एट लोअर टेम्परेचर CB जो प्रोपोर्शनल है वो है एट लोअर टेम्परेचर CE प्रोपोर्शनल हमेशा T के रहती है, ये चेंज नहीं होती, और लैम्बडा हो जाता है प्रोपोर्शनल टू 1/, क्यों लैम्बडा तो लोअर टेम्परेचर पर T की पावर 0 हो जाता है। तो ये मिलता है KE प्रोपोर्शनल टू T, ठीक है। इस तरीके से इस पे फोकस ज़्यादा करना, क्योंकि ये
एग्जाम पेपर में आएगा और आ भी सकता है, उस पर भी समझ सकते हो इसको, लेकिन इसको याद रख लेना आप भी कि के ई को भी हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसको नोट कर लो, ये हो गया थर्मल कंडक्टिविटी। ठीक है, अब हम चालू करेंगे बैंड थ्योरी, फटाफट नोट करें आप। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक हैं? चलिए, आज हमारा टॉपिक है, या आज हम नई बुक स्टार्ट कर रहे हैं और नई बुक की शुरुआत हम कर रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से। ठीक है, चलिए टॉपिक लगा लीजिए, ये चैप्टर का नाम लगा लीजिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, और हिंदी में कहते हैं स्थिर वैद्युत की। ठीक है, क्या कहते हैं? स्थिर वैद्युत की। इस पूरी 12th क्लास में हम पढ़ेंगे, तो आप एक बात रियलाइज़ करेंगे जिसको हम पहले भी बता चुके हैं और फिर से बता रहे हैं। इस 12th की बुक को पढ़ने में, पढ़ाने में या आपको याद रखने में उतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी जितनी 11th में आई थी। 11th के टॉपिक कहीं ना कहीं आप सब लोग 11th में ही पढ़े होते हैं, उसके बाद उनसे मुलाकात बहुत रेयरेस्ट केस में होती है। इस वजह से वो बहुत नया भी लगता है, उसके कॉन्सेप्ट, उसके फॉर्मूले, उसके तरीके बहुत अलग टाइप के हैं। लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, मैग्नेटोस्टैटिक्स है, इसके अलावा ऑप्टिक्स है, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आप पढ़े हुए हैं। लेकिन ध्यान रखें, जिसके 12th की फिजिक्स बहुत अच्छी होगी उसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जो हम बुक पढ़ाएंगे वो अच्छा होगा। इसके अलावा एक बात ध्यान रखें कि 12th की बुक से क्वेश्चंस कैसे भी आएँ आप अटेम्प्ट कर सकते हो, क्योंकि आप जैसे जैसे इसको पढ़ते जाओगे आप महसूस करोगे कि आपको ये याद भी होता जाएगा, इसको बार बार रिवाइज करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, चलिए अच्छी परमात्मा का नाम लेके इस बुक को चालू करते हैं और उम्मीद करते हैं कि हर एक बेसिक कॉन्सेप्ट को जो 12th क्लास में पढ़ाया जाता है उसको भी हम आपको यहाँ समझा दें, जिससे आपको किसी भी स्थिति में, किसी भी न्यूमेरिकल अप्रोच में या किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन में कोई डाउट या कोई परेशानी ना हो। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले चार्ज से। व्हाट इज द चार्ज? चार्ज को हिंदी में आवेश कहते हैं। चलिए बताइए, आपने पढ़ाया होगा, आपने पढ़ा होगा चार्ज क्या होता है। चार्ज ये एक प्रॉपर्टी है, एक गुण है, जिसकी हेल्प से हम इलेक्ट्रिक जो फील्ड है या इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, विद्युत का प्रभाव है या चुंबकीय प्रभाव है, इसको समझ पाते हैं, इसको पढ़ पाते हैं। एक्चुअली चार्ज आपको पता है कहाँ से आया, कहाँ से आता है। यदि किसी भी वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकालें तो उसके पास चार्ज आएगा, इलेक्ट्रॉन दे दें तो भी उसके पास चार्ज आएगा, लेकिन निकालेंगे तो पॉजिटिव चार्ज आएगा और देंगे तो नेगेटिव चार्ज आएगा। चार्ज और जो आवेश है वो एक अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी है। कैसी राशि है? अदिश राशि। और एक बात ध्यान रखें, जो चार्ज है वो एक निश्चर राशि भी है, इनवेरिएंट है, द इनवेरिएंस को फॉलो करती है। देखो हम लिख देते हैं पहली बात, हमारा जो आवेश है, हमारा जो चार्ज है, एक अदिश राशि होती है। क्या होती है? अदिश राशि होती है। इसके अलावा जो आवेश है वो एक इनवेरिएंट क्वांटिटी है। आवेश एक निश्चर, ध्यान रखना, निश्चर और नियत होने में फ़र्क है। आवेश एक निश्चर राशि है। नियत का मतलब होता है कांस्टेंट और निश्चर का मतलब होता है कि एक ऐसी क्वांटिटी जो मोशन पे या वेलोसिटी पे डिपेंड ना करे। आपने पढ़ा होगा कि मास जो है, मास मतलब द्रव्यमान, ये वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। यदि वेलोसिटी लगभग लाइट के इक्वल होगी या वेलोसिटी बढ़ेगी तो मास जो है वो हमको बड़ा हुआ मिलता है। वैसे ही लेंथ में क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन होता है। टाइम क्या होता है? डायलेट होता है। लेकिन चार्ज ना तो कॉन्ट्रैक्ट होगा ना डायलेट होगा, ना तो उसमें वृद्धि होगी ना उसमें संकुचन होगा। तो हम इस बेस पे कह सकते हैं निश्चरता का मतलब जो है वो यहाँ ये है कि आवेश का मान वेग पर निर्भर नहीं करता, ये इसका मतलब है। वेग पर निर्भर नहीं करता। ओके, चलिए इसके अलावा हम एक बात देखें कि जो हमारा चार्ज है वो क्वांटाइजेशन को फॉलो करता है। मतलब क्वांटाइजेशन का फिजिकल मतलब समझें, डेफिनेशंस तो आपने बहुत पढ़ी होंगी और आपको याद भी होंगी।
क्वांटाइजेशन का मतलब ये है कि या तो 1 या 2 या 3 या 4, बीच वाली क्वांटिटीज एग्जिस्ट ही नहीं करेंगी, एग्जिस्ट नहीं करेंगी। मतलब आवेश आया किसकी वजह से? इलेक्ट्रॉन के जाने या आने की वजह से। तो या तो एक इलेक्ट्रॉन जाएगा या एक इलेक्ट्रॉन आएगा, कहीं भी ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है कि आधा इलेक्ट्रॉन जाए और आधा इलेक्ट्रॉन आए। हालांकि क्वार्क जो होते हैं, आपने न्यूक्लियर फिजिक्स में पढ़े होंगे, पार्टिकल फिजिक्स, यदि न्यूक्लियर में भी हम स्पेसिफाई करें तो पार्टिकल फिजिक्स में आपने पढ़े होंगे, वहाँ क्वार्क हैं जिन पे जो चार्ज है वो 2e/3 या 1e/3 भी होता है। लेकिन हम वो केस डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हम एक केस डिस्कस कर रहे हैं जिसमें ये माना गया है कि चार्ज किसकी वजह से? इलेक्ट्रॉन की वजह से, और इलेक्ट्रॉन का आधा होना पॉसिबल नहीं है, 1/3 होना पॉसिबल नहीं है। इसलिए इलेक्ट्रॉन का नंबर जो है वो पूर्णांक में है, आधा अधूरा नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे कि हमारा जो चार्ज है वो ±NE होगा, या एक बार की तरह इसको NE भी लिख सकते हैं। प्लस माइनस इसलिए का है कि इलेक्ट्रॉन गए तो आप लगाओगे पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन आए तो क्या लगाओगे? नेगेटिव। और ये क्या है? ये है क्वांटीकरण। क्या है? अब क्वांटीकरण है तो इसका कोई ना कोई क्वांटा होगा, क्वांटाइजेशन। तो क्वांटा इसका क्या है? इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की वजह से ही हम सारे चार्ज को एक्सप्लेन कर पाएंगे। ओके, अब बात करते हैं इसके यूनिट की। तो चार्ज का जो यूनिट है वो है कूलाम। क्या है? कूलाम है। और इसका यदि हम बिमा देखें और भी क्या यूनिट हो सकता है? हम जानते हैं I बराबर होता है चार्ज बटे टाइम। और यदि हम आवेश को देखें, I मल्टीप्लाई टाइम, इसका मतलब एम्पियर मल्टीप्लाई बाई सेकेंड। ये है चार्ज का यूनिट। कूलाम भी है, कूलाम ऐसा यूनिट है, और ये भी हमारा क्या है? चार्ज का यूनिट है। और भी हम देखें तो चार्ज की या आवेश की, विद्युत आवेश की और भी यूनिट होती हैं। एक बार एग्जाम पेपर में पूछा गया है कि आवेश की सबसे छोटी यूनिट कौन सी है, तो आप जवाब देंगे फ्रैंकलिन है। क्या है? फ्रैंकलिन। लिख देते हैं आवेश का सबसे छोटा मात्रक क्या है? फ्रैंकलिन है। लिख देते हैं हम भी फ्रैंकलिन। चलिए, फ्रैंकलिन, ठीक है, फ्रैंकलिन है। सबसे बड़ा मात्रक, आवेश का सबसे बड़ा मात्रक क्या है भाई? सबसे बड़ा मात्रक है फैराडे। क्या है? फैराडे। फैराड नहीं है। कई सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि फैराड है या फैराडे है, तो हम नाम ले रहे हैं फैराडे। हाँ, वही जिसने फैराडे के लॉज दिए। फैराड कैपेसिटेंस का होता है, इसका होता है फैराडे। सबसे बड़े का मतलब क्या है कि सर एक फैराडे बराबर, पूरा लिख देते हैं, एक फैराडे बराबर 96500 कूलाम, और कूलाम को लिखते हैं CB से। ओके, एक होता है, एक जो फ्रैंकलिन है वो एक ESU के बराबर होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट, और एक जो इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट है वो एक स्टेट कूलाम के बराबर भी होती है। यदि हम बात करें कि एक कूलाम बराबर जो आवेश है वो 3 × 10⁹ ESU के बराबर होता है। ठीक है, एक और होता है EMU। ये क्या है? ये क्या है? इलेक्ट्रोनिक मैग्नेटिक यूनिट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। क्या है ये? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। ठीक है, चलिए ये बात ठीक है। ओके साहब, आगे बढ़ते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स की तरफ। एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बताइए? ये तो आपको सबको आता है, पर फिर भी हमको बता दो सर। Q बराबर NE है, और Q कितना कूलाम पूछा है आपने? एक कूलाम। Q × N, और E का मतलब होता है
एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है 1.6 10 की घात -19 कूलम होता है। ये क्या है? इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान, और यही आवेश का मान होता है प्रोटॉन पर भी, वो पॉजिटिव में होता है। तो एक कूलम जो आवेश है उस पर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? तो n इलेक्ट्रॉन होंगे, और आवेश कितना है? 1.6 10⁻⁻⁹। आप n निकालना चाहते हैं तो 1/1.6 10 की घात -19 ऊपर जाएगा, तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। आप इसको सॉल्व करोगे तो इसको 10 × 10⁻18 लिख सकते हो, क्योंकि ऊपर जाके क्या बनेगा? 19, और एक आगे लिखेंगे तो 18, नीचे 1.6, और इसको अच्छे से सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 100/16 10 की घात 18। तो देखो 16 5 20 200 और 16 नहीं 16 6 जा रहा है ना, 16 6 की 96 होता है। 96 4 40 हो गया, 16 32 गुणा 10 की घात 18। आप लिखोगे मात्रक काहे नहीं लिखे? संख्या का कौन सा मात्रक होता है? संख्या का कोई मात्रक नहीं होता। अरे आया समझ में आ गया। चलिए साहब एक न्यूमेरिकल और करके बताइए कि यदि 10 एम्पियर की करंट जा रही है, कितनी जा रही है? 1 सेकेंड। यदि 10 एम्पियर की करंट जा रही है तो 10 एम्पियर की करंट जब फ्लो होगी तो 1 सेकंड में किसी एक बिंदु से प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन ये है, यदि चलो 10 एम्पियर धारा में किसी एक बिंदु पर प्रति सेकंड प्रवाहित या फ्लो होने वाले प्रवाहित आवेश की मात्रा क्या होगी? तो देखो जी, I बराबर होता है Q/T, या इसको NE लिख सकते हैं, दैट इज T। 10 एम्पियर की करंट है, n पूछा है, ये होता है 1.6 10 की घात -19, और t हो गया 1 सेकेंड। कितना हो गया? 1 सेकेंड। हाँ जी इधर आ जाओ, तो n बराबर वही आ गया 10/1.6 गुणा 10 की घात 19, तो उसको आप उसकी तरह ही लिख सकते हो 6.25 10⁻19। ठीक है, इस टाइप से आ जाएगा। अब एक बात बताओ हमको, चलो ये छोटे छोटे कुछ न्यूमेरिकल हो गए। हम आपसे एक बात पूछें कि क्या इलेक्ट्रॉन के किसी वस्तु पर आने से या जाने से उस वस्तु के द्रव्यमान पर कोई प्रभाव होगा या नहीं होगा? कि किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन के आने से या जाने से क्या उस वस्तु के द्रव्यमान में बढ़त या घटत, मतलब इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होगा या नहीं होगा? आप सोच रहे होंगे कि सर क्या जवाब दें, हल्का सा तो इलेक्ट्रॉन होता है, काय का वजन बढ़ेगा। लेकिन हम पढ़ रहे हैं भैया फिजिक्स, हम सब्जी मंडी में नहीं है, हम क्या पढ़ रहे हैं? फिजिक्स। तो वहाँ बहुत छोटे मास को भी कैलकुलेशन में शामिल किया जाएगा। तो हम क्या कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन यदि आया तो कितना द्रव्यमान बढ़ना चाहिए? 9.1 10⁻⁻31 kg। कितने इलेक्ट्रॉन आने पर? 1 इलेक्ट्रॉन आने पर। यदि n इलेक्ट्रॉन आ गए तो कितना बढ़ेगा? n × m ही बढ़ेगा। बोलो, तो ये लिख सकते हैं कि डेल्टा m बराबर, आपकी इच्छा हो तो ऐसा लिख दें। सर ये क्या लिख दिए, बताते हैं। यदि इलेक्ट्रॉन गए, यदि इलेक्ट्रॉन निकले तो मास घट जाएगा, तो ये माइनस लगा देना। क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन कम्स आउट, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए। ठीक है। और यदि डेल्टा m बराबर +n × m ही है, इसका मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए गए हैं, ये लो जी। ओके, अरे ठीक है क्या? अरे हाँ तो बोल दिया करो, ठीक है। तो ये बात समझ में आई। सर हमने एक चीज़ और पढ़ी है
Q बराबर N इंटू ई। तो क्या हम N बराबर Q अपॉन ई लिख सकते हैं? यस सर। तो चलो क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, N की जगह Q बाई ई इंटू एम ई। तो ठीक है, कभी कभार वो चार्ज देगा आपको और मास पूछेगा कि कितना इंक्रीमेंट हुआ और कितना नहीं हुआ। 5 इलेक्ट्रॉन गए तो बताइए मास कितना बढ़ा, तो 5 इंटू नंबर ऑफ मास। या ये भी कह सकता है कि 1 कूलाम आवेश देने में उस वस्तु पर मास कितना बढ़ जाएगा। तो 1 कूलाम यहाँ लिखोगे और E यहाँ लिखोगे और क्या आ जाएगा ME। बात को समझना, यदि ये फॉर्मूला नहीं होगा तो पहले 1 कूलाम से रिलेटेड इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालनी पड़ेगी और संख्या का गुणा करना पड़ेगा ME से। लेकिन यदि आपको ये फॉर्मूला पता है तो पूछ ले कि 10 कूलाम आवेश देने में कितने 10 कूलाम यदि आवेश किसी वस्तु को दिया जाए तो बताइए उसके द्रव्यमान में कितना वृद्धि या कितना कमी होगा। तो यदि 10 कूलाम आवेश दिया है तो जाहिर सी बात है उसका मास बढ़ेगा। तो यहाँ लिखो 10 कूलाम या आवेश की मात्रा या आवेश का मान और m इंटू। लिख लो एक क्वेश्चन, लिखो 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 1.6 कूलाम आवेश, लिखो 1.6 कूलाम आवेश किसी वस्तु द्वारा ग्रहण किए जाते हैं तो उसके द्रव्यमान में परिवर्तन का मान बताइए। ओके, अरे लिखो, ठीक है, चलिए साहब।